नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। शादीशुदा होने के बावजूद साथ काम करने वाली प्रभावती पर तेजभान का दिल आया तो कोशिश करके उसने उससे संबंध बना लिए। फिर इस संबंध का भी वैसा ही अंत हुआ जैसा अक्सर होता आया है। प्रभावती को गौर से देखते हुए प्लाईवुड फैक्ट्री के मैनेजर ने कहा, इस उम्र में तुम नौकरी करोगी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मुझे लगता है तुम 15-16 साल की होगी। यह उम्र तो खेलने खाने की होती है। साहब, आप मेरी उम्र पर मत जाए, मुझे काम दे दीजिए। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं मेहनत से करूंगी। मेरे परिवार की हालत ठीक नहीं है। भाई बहनों की शादी हो गई है, बहनें ससुराल चली गई हैं तो भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग हो गए हैं। माँ बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पिता बीमार रहते हैं, इसलिए मैं नौकरी करके उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। प्रभावती ने कहा। रायबरेली की मिल एरिया में आसपास के गांवों से तमाम लोग काम करने आते थे। प्लाईवुड फैक्ट्री में भी आसपास के गांवों के तमाम लोग नौकरी करते थे, लेकिन उतनी छोटी लड़की कभी उस फैक्ट्री में नौकरी मांगने नहीं आई थी। प्रभावती ने मैनेजर से जिस तरह अपनी बात कही थी, उसने सोच लिया कि इस लड़की को वह अपने यहाँ नौकरी जरूर देगा। उसने कहा, ठीक है, तुम कल समय पर आ जाना और हाँ, मेहनत से काम करना। मैं तुम्हें दूसरों से ज्यादा वेतन दूंगा। ठीक है साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने मेरी मजबूरी समझकर अपने यहाँ नौकरी दे दी। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको कुछ कहने का मौका मिले। कहकर प्रभावती चली गई। अगले दिन से प्रभावती काम पर जाने लगी। उसके काम को देखकर मैनेजर ने उसका वेतन 3000 रुपये तय किया। 15 साल की उम्र में ही माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रभावती ने यह नौकरी कर ली थी। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के शहर से कस्बा तहसील लालगंज को जाने वाली मुख्य सड़क पर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है कस्बा दरीबा। कभी यह गांव हुआ करता था, लेकिन रायबरेली से कानपुर जाने के लिए सड़क बनी तो इस गांव ने खूब तरक्की की। लोगों को तरह तरह के रोजगार मिल गए। सड़क के किनारे तमाम दुकानें खुल गईं, लेकिन जो परिवार सड़क के किनारे नहीं आ पाए उनकी हालत में खास सुधार नहीं हुआ। ऐसा ही एक परिवार महादेव का भी था। उसके परिवार में पत्नी रामदेई के अलावा 2 बेटे फूलचंद, रामसेवक तथा 4 बेटियां कुसुम, लक्ष्मी, सविता और प्रभावती थीं। प्रभावती सबसे छोटी थी। छोटी होने की वजह से परिवार में वह सबकी लाडली थी। महादेव की 3 बेटियों की शादी हो गई तो वे ससुराल चली गईं। बेटे भी शादी के बाद अलग हो गए। अंत में महादेव और रामदेई के साथ रह गई उनकी छोटी बेटी प्रभावती। भाइयों ने मां बाप के साथ जो किया था उससे वह काफी दुखी और परेशान रहती थी। यही वजह थी कि उसने उतनी कम उम्र में ही नौकरी कर ली थी। प्रभावती को जब काम के बदले फैक्ट्री से पहला वेतन मिला तो उसने पूरा का पूरा लाकर पिता के हाथों पर रख दिया। बेटी के इस कार्य से महादेव इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मेरी सभी औलादों में तुम ही सबसे समझदार हो। जहां बुढ़ापे में मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए, वहीं बेटी होकर तुम मेरा सहारा बन गई। तुम जुग जुग जियो, सभी को तुम्हारी जैसी औलाद मिले। बापू, आप केवल अपनी तबीयत की चिंता कीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। मुझे भैया नौकरी मिल गई है, इसलिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभावती ने कहा, बदलते समय में आज लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार हो गई हैं। यही वजह है वे बेटों से ज्यादा मां बाप की फिक्र करती हैं। प्रभावती के इस काम से महादेव और उनकी पत्नी रामदेई ही खुश नहीं थे, बल्कि गांव के अन्य लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी मिसालें दी जाने लगी थीं। समय बीतता रहा और प्रभावती अपनी जिम्मेदारी निभाती रही। प्रभावती जिस फैक्ट्री में नौकरी करती थी उसी में बंगाल का रहने वाला एक कारीगर था, मनोज बंगाली। वो प्रभावती की हर तरह से मदद करता था, इसलिए प्रभावती उससे काफी प्रभावित थी। मनोज उससे उम्र में थोड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन धीरे धीरे प्रभावती उसके नजदीक आने लगी थी।
जब ये बात फैक्ट्री में फैली तो एक दिन प्रभावती ने कहा, मनोज, हमारे संबंधों को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे प्यार करती हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूं, बस यही जानने की जरूरत है। इतना कहकर मनोज ने प्रभावती को सीने से लगा लिया। मनोज, तुम मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। जब भी कुछ कहती हूं इधर उधर की बातें करके मेरी बातों को हवा में उड़ा देते हो। अगर तुमने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो मैं तुमसे मिलना जुलना बंद कर दूंगी। प्रभावती ने धमकी दी तो मनोज ने कहा, अच्छा तुम चाहती क्या हो? हम दोनों को लेकर फैक्ट्री में चर्चा हो रही है तो एक दिन बाद हमारे गांव और फिर घर तक पहुंच जाएगी। जब इस बात की जानकारी मेरे माता पिता को होगी तो वे किसी को क्या जवाब देंगे? मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे उनके मान सम्मान को ठेस लगे। उन्हें पता चलने से पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम चलकर उन्हें सारी बात बता देंगे। प्रभावती ने कहा, शादी करना आसान तो नहीं है, फिर भी मैं वह सब करने को तैयार हूं जो तुम चाहती हो। बताओ मुझे क्या करना है? मनोज ने पूछा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, वह मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं चाहती हूं कि हम किसी दिन शहर के मनसा देवी मंदिर में चलकर शादी कर लें। इसके बाद मैं अपने घर वालों को बता दूंगी, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, केवल तुम्हारी। प्रभावती ने कहा। प्रभावती की ये बातें सुनकर मनोज की खुशियां दोगुनी हो गईं। उसने जब से प्रभावती को देखा था तभी से उसे पाने के सपने देखने लगा था, लेकिन प्रभावती उसके लिए शराब के उस प्याले की तरह थी जो केवल दिखाई तो देता था लेकिन उस पर वह होंठ नहीं लगा पा रहा था। प्रभावती जो अभी कली थी वह उसे फूल बनाने को बेचैन था। रायबरेली का मनसा देवी मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ही है। करीब 5 साल पहले सितंबर महीने के पहले रविवार को प्रभावती मनोज के साथ वहां गई। दोनों ने मंदिर में मनसा देवी के सामने एक दूसरे को पति पत्नी मानते हुए जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। इसके बाद एक दूसरे के गले में फूलों की जयमाल डालकर दाम्पत्य बंधन में बंध गए। मंदिर में शादी करके मनोज प्रभावती को अपने कमरे पर ले गया। मनोज को इसी दिन का बेताबी से इंतजार था। वह प्रभावती के यौवन का सुख पाना चाहता था। अब इसमें कोई रुकावट नहीं रह गई थी क्योंकि प्रभावती ने उसे अपना जीवनसाथी मान लिया था, इसलिए अब उसकी हर चीज पर उसका पूरा अधिकार हो गया था। मनोज को प्रभावती किसी परी की तरह लग रही थी। छरहरी काया में उसकी बोलती आंखें, मासूम चेहरा किसी को भी बहकने पर मजबूर कर सकता था। प्रभावती में वह सब कुछ था जो मनोज को दीवाना बना रहा था। मनोज के लिए अब इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। वह प्रभावती को लेकर सुहागरात मनाने के लिए कमरे में पहुंचा। प्रभावती को भी अब उससे कोई शिकायत नहीं थी। मन तो वह पहले ही सौंप चुकी थी, उस दिन तन भी सौंप दिया। इस तरह प्रभावती की विवाहित जीवन की कल्पना साकार हो गई थी। ये बात प्रभावती ने अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने बुरा नहीं माना। कुछ दिनों तक रायबरेली में साथ रहने के बाद वह मनोज के साथ उसके घर बंगाल चली गई। मनोज बंगाल के हुगली शहर के रेल बाजार का रहने वाला था, लेकिन मनोज अपने घर न जाकर कोलकाता की एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा और वहीं मकान लेकर प्रभावती के साथ रहने लगा। साल भर बाद प्रभावती ने वहीं एक बेटे को जन्म दिया। मनोज नौकरी करता था तो प्रभावती घर और बेटे को संभाल रही थी। दोनों मिलजुल कर आराम से रह रहे थे। मनोज बेटे और प्रभावती के साथ खुश था, लेकिन वह प्रभावती को अपने घर नहीं ले जा रहा था। प्रभावती कभी ले चलने को कहती तो वह कोई न कोई बहाना करके टाल जाता। कोलकाता में रहते हुए काफी समय हो गया तो प्रभावती को मां बाप की याद आने लगी। एक दिन उसने मनोज से रायबरेली चलने को कहा तो मनोज ने कहा, यहां हमें रायबरेली से ज्यादा वेतन मिल रहा है, इसलिए अब मैं वहां नहीं जाना चाहता। अगर तुम चाहो तो जाकर अपने घर वालों से मिलाओ, वहां से आने के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। माता पिता से मिलने के लिए प्रभावती रायबरेली आ गई। कुछ दिनों बाद वह मनोज के पास कोलकाता पहुंची तो पता चला कि मनोज तो पहले से ही शादीशुदा है, क्योंकि प्रभावती के रायबरेली जाते ही मनोज अपनी पत्नी सीमा को ले आया था। उसकी पत्नी ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। उसे धमकाते हुए सीमा ने कहा, तुम जैसी औरतें मर्दों को फंसाने में माहिर होती हैं। जवानी के लटके झटके दिखाकर पैसों के लिए किसी भी मर्द को फांस लेती हैं। अब यहाँ कभी दिखाई मत देना, अगर यहाँ फिर आए तो ठीक नहीं होगा। सीमा की बातें सुनकर प्रभावती के पास वापस आने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। उसे जलालत पसंद नहीं थी। वह एक बार मनोज से मिलकर रिश्ते की सच्चाई के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी न तो मनोज उसके सामने आया और न उसने फोन पर बात की।
उससे मिलने के चक्कर में प्रभावती कुछ दिन वहां रुकी रही, लेकिन जब वह उससे मिलने को तैयार नहीं हुआ तो वह परेशान होकर रायबरेली वापस चली आई। जिस मनोज को उसने पति मानकर अपना सब कुछ सौंप दिया था, वह बेवफा निकल गया था। प्रभावती का दिल टूट चुका था। वापस आने पर उसकी परेशानियां और भी बढ़ गईं। अब माता पिता की जिम्मेदारी के साथ साथ बेटे की भी जिम्मेदारी थी। गुजरात के लिए प्रभावती फिर से काम करने लगी। बदनामी के डर से वह प्लाईवुड फैक्ट्री में नहीं गई। थोड़ी दौड़धूप करने पर उसे रायबरेली शहर में दूसरा काम मिल गया था। जीवन फिर से पटरी पर आने लगा था। शादी के बाद प्रभावती की सुंदरता में पहले से ज्यादा निखार आ गया था। दूसरी जगह काम करते हुए उसकी मुलाकात तेजभान से हुई। तेजभान उसी की जाति का था। प्रभावती रोजाना अपने काम पर साइकिल से रायबरेली आती जाती थी। कभी कोई परेशानी होती या देर हो जाती तो तेजभान उसे अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर पहुंचा देता था। लगातार मिलने जुलने से दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी। तेजभान के साथ प्रभावती को खुश देखकर उसके माँ बाप भी खुश थे। तेजभान रायबरेली के ही डीह गांव का रहने वाला था। एक दिन प्रभावती को कुछ ज्यादा देर हो गई तो तेजभान ने उससे अपने कमरे पर ही रुक जाने को कहा। थोड़ी नानुकुर के बाद प्रभावती तेजभान के कमरे पर रुक गई। मनोज से संबंध टूटने के बाद शारीरिक सुख से वंचित प्रभावती एकांत में तेजभान का साथ पाते ही पिघलने लगी। उसकी शारीरिक सुख की कामना जाग उठी थी। तेजभान तो उससे भी ज्यादा बेचैन था। उम्र में बड़ा होने के बावजूद तेजभान का जिस्म मजबूत और गठा हुआ था। उसकी कदकाठी मनोज से काफी मिलती जुलती थी। वह मनोज जैसा सुंदर तो नहीं दिखता था, लेकिन बातें उसी की तरह प्यार भरी करता था। प्रभावती की सोई कामना को उसने अंगुलियों से जगाना शुरू किया तो वह उसके करीब आ गई। इसके बाद दोनों के बीच वह सब हो गया जो पति पत्नी के बीच होता है। तेजभान और प्रभावती के बीच रिश्ते काफी प्रगाढ़ हो गए थे। वह प्रभावती के घर तो पहले से ही आता जाता था, लेकिन अब उसके घर रात में रुकने भी लगा था। प्रभावती के माता पिता से भी वह बहुत ही प्यार और सलीके से पेश आता था। इसके चलते वे भी उस पर भरोसा करने लगे थे। तेजभान के पास जो मोटरसाइकिल थी वह पुरानी हो चुकी थी। वह उसे बेचकर नई मोटरसाइकिल खरीदना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अपने मन की बात उसने प्रभावती से कही तो उसने उसे 10,000 रुपए देकर नई मोटरसाइकिल खरीदवा दी। तेजभान का प्यार और साथ पाकर वह मनोज को भूलने लगी थी। तेजभान में सब तो ठीक था, लेकिन वह थोड़ा शंकालु स्वभाव का था। वह प्रभावती को कभी किसी हमउम्र से बातें करते देख लेता तो उसे बहुत बुरा लगता। वह नहीं चाहता था कि प्रभावती किसी दूसरे से बात करे, इसलिए वह हमेशा उसे टोकता रहता था। प्रभावती को ही नहीं, उसके घर वालों को भी पता चल गया था कि तेजभान शादीशुदा है। एक शादीशुदा आदमी के साथ जिंदगी नहीं पार हो सकती थी, इसलिए प्रभावती की बड़ी बहन सविता ने अपनी ससुराल लोहारपुर में उसके लिए एक लड़का देखा। वह उसके साथ प्रभावती की शादी कराना चाहती थी। लड़के को देखने और बातचीत करने के लिए उसने प्रभावती को अपनी ससुराल बुला लिया। जब इस बात की जानकारी तेजभान को हुई तो वह भी लोहारपुर पहुंच गया। जब उसने देखा कि वहां एक लड़के के साथ प्रभावती बात कर रही है तो उसे गुस्सा आ गया। उसने प्रभावती का हाथ पकड़कर उस लड़के को 2-4 थप्पड़ लगाते हुए कहा, तूने अपनी शक्ल देखी है जो इससे शादी करेगा। प्रभावती के घर वाले उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहते थे, लेकिन तेजभान टांग अड़ा रहा था। वह उससे खुद तो शादी कर नहीं सकता था, लेकिन वह उसकी शादी किसी ऐसे आदमी से कराना चाहता था जो शादी के बाद भी उसे प्रभावती से मिलने से न रोके, क्योंकि वह प्रभावती को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए तेजभान ने अपने एक रिश्तेदार प्रदीप को तैयार किया। वह रिश्ते में उसका मामा लगता था। तेजभान को पूरा विश्वास था कि प्रदीप से शादी होने के बाद भी उसे प्रभावती से मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रदीप उम्र में तेजभान से काफी बड़ा था। प्रभावती का भरोसा जीतने के लिए उसने उसकी एक जीवन बीमा पॉलिसी भी करा दी थी। प्रदीप से बात करके तेजभान ने प्रभावती से कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी प्रदीप से करा दूं। वह अच्छा आदमी है, खाते पीते घर का भी है। प्रभावती ने तेजभान की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिनों बाद तेजभान प्रदीप को साथ लेकर प्रभावती से मिला। तीनों ने साथ खाया पिया। प्रदीप चला गया तो तेजभान ने कहा, प्रभावती, प्रदीप तुम्हें कैसा लगा? मैं इसी से तुम्हारी कराना चाहता हूं। एक तो प्रदीप शक्ल सूरत से ठीक नहीं था, दूसरे उसकी उम्र उससे 2 गुनी थी। वह शराब भी पीता था, इसलिए प्रभावती ने कहा, इस बूढ़े के साथ तुम मेरी शादी कराना चाहते हो? ये बहुत अच्छा आदमी है, उससे शादी के बाद भी हमें मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी जगह शादी करोगी तो हमारा मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। उस दिन मारपीट करके तुमने मेरी शादी तुड़वा दी थी।
मैं उस बूढ़े से हरगिज शादी नहीं कर सकती। अब मैं तुम्ही से शादी करूंगी। तुम्हें ही मुझे अपने घर में रखना पड़ेगा, प्रभावती ने गुस्से में कहा। प्रभावती अब तेजभान के लिए मुसीबत बन गई। वह उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तब प्रभावती उससे अपने वे पैसे मांगने लगी जो उसने उसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिए थे। दोनों के बीच टकराव होने लगा। तेजभान के साथ शादी करके घर बसाने का प्रभावती का सपना तेजभान के लिए गले की हड्डी बन गया। प्रभावती ने कह भी दिया कि जब तक वह शादी नहीं कर लेता तब तक वह उसे अपने पास फटकने नहीं देगी। वह प्रभावती से शादी तो करना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वह पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी को प्रभावती और उसके संबंधों के बारे में पता भी चल चुका था। तेजभान को प्रभावती से पीछा छुड़ाने की कोई राह नहीं सूझी तो उसने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद 7 दिसंबर 2013 की शाम प्रभावती को समझा बुझाकर वह पूरे मौकी मजरा जगदीशपुर चलने के लिए राजी कर लिया। प्रभावती तैयार हो गई तो वह उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर चल पड़ा। परशदेपुर गांव के पास वह नया नाला पर रुक गया। मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी करके वह बहाने से प्रभावती को सड़क के नीचे पतावर के जंगल में ले गया। सुनसान जगह पर प्यार करने के बहाने उसने प्रभावती को बाहों में समेटा और फिर उसका गला घोंटकर मार दिया। प्रभावती को मारकर उसकी लाश उसने नाले के किनारे पतावर में इस तरह छिपा दिया कि वह सड़गल जाए। इसके बाद उसका मोबाइल फोन और अन्य सामान लेकर वह अपने गांव डीह चला गया। प्रभावती अपने घर नहीं पहुंची तो घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने तेजभान को फोन किया तो उसने कहा कि वह प्रभावती से कई दिनों से नहीं मिला है। उसी दिन प्रभावती के घर जाकर उसने उसके घर वालों को प्रभावती के बारे में पता करने का आश्वासन दिया। प्रभावती के घर वालों ने पुलिस को सूचना देने की बात कही तो ऐसा करने से उसने उन्हें रोक दिया। उसका सोचना था कि कुछ दिन बीत जाने पर प्रभावती की लाश सड़गल जाएगी तो वैसे ही उसका पता नहीं चलेगा। प्रभावती की तलाश करने के बहाने वह रोज उसके घर जाता रहा। 4-5 दिनों बाद जब उसे लगा कि अब प्रभावती की लाश नहीं मिलेगी तो वह अपने काम पर जाने लगा। उसने अपने साथियों से भी कह दिया था कि अगर उनसे कोई प्रभावती के बारे में पूछे तो वे कह देंगे कि उन्होंने 10-15 दिनों से उसे नहीं देखा है। 11 दिसंबर 2013 की सुबह चौकीदार छिटरी को गांव वालों से पता चला कि नया नाला के पास पतावर के बीच एक लड़की की लाश पड़ी है जिसकी उम्र 23-24 साल होगी। चौकीदार ने ये सूचना थाना डीह पुलिस को दी। उस दिन थाना प्रभारी बी.के. यादव छुट्टी पर थे, इसलिए सब इंस्पेक्टर आर.के. कटियार सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। शव की पहचान नहीं हो पाए। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार पांडे और क्षेत्राधिकारी महमूद आलम सिद्दीकी भी पहुंच गए थे। उस समय जोरदार ठंड पड़ रही थी। चारों ओर घना कोहरा छाया था। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि लड़की के हाथ पर आई लव यू लिखा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार पांडे ने थाना डीह पुलिस को हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दिया था। वह इसकी रोज रिपोर्ट भी लेने लगे थे। पुलिस ने लड़की के कपड़े और उसके पास से मिले सामान को थाने में रख लिया था। 13 दिसंबर को जब इस घटना के बारे में अखबारों में छपा तो खबर पढ़कर प्रभावती के घर वाले थाना डीह पहुंचे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह 6 दिनों पहले गायब हुई प्रभावती की ही लाश होगी। थाने आकर प्रभावती के भाई फूलचंद और पिता महादेव ने लाश से मिला सामान देखा तो उन्होंने बताया कि वह सारा सामान प्रभावती का है। अब तक थाना प्रभारी बी.के. यादव वापस आ चुके थे। शव की शिनाख्त होते ही उन्होंने जांच आगे बढ़ा दी। प्रभावती के घर वालों से पूछताछ के बाद पुलिस की नजरें तेजभान पर टिक गईं। प्रभावती के गायब होने के कुछ दिनों बाद तक तो वह प्रभावती के घर जाता रहा था, लेकिन 2 दिनों से वह नहीं गया था। 15 दिसंबर को 2 बजे के आसपास तेजभान डीह के रेलवे मोड़ पर मिल गया तो थाना प्रभारी बी.के. यादव ने उसे पकड़ लिया। शुरू में तो तेजभान प्रभावती के संबंध में कोई भी जानकारी देने से मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके और प्रभावती के संबंधों के बारे में बताना शुरू किया तो मजबूर होकर उसे सारी सच्चाई उगलनी पड़ी। प्रभावती की हत्या का अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसने कहा, साहब, वह बहुत मतलबी और चालू औरत थी। मेरे अलावा भी उसके कई लोगों से संबंध थे। मैंने उसे मना किया तो वह मुझसे शादी के लिए कहने लगी। उसने मुझे जो पैसे दिए थे उससे मैंने उसका बीमा करा दिया था। फिर भी वह मुझसे अपने पैसे मांग रही थी। परेशान होकर मैंने उसे मार दिया। पुलिस ने तेजभान के पास रखा प्रभावती का सामान भी बरामद कर लिया था। इसके तेजभान के खिलाफ प्रभावती की हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक वह जेल में ही था। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।